हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें एक वीडियो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होती है। अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आज का ये जो टॉपिक है जिसे अपन विद्युत फ्लक्स कहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने इस चैप्टर का। विद्युत फ्लक्स का टॉपिक अगर आपने वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से समझ लिया तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके बड़े वाले जो डेरिवेशन है 4 नंबर वाले, उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। बात करते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स ये होता है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र है उनको विद्युत बलरेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है तो विद्युत बलरेखाओं का घनत्व भी कम होगा, और यदि यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दूं तो ये जो विद्युत बलरेखाएं हैं इनका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समीप हो जाएंगी। चलिए ठीक है, यदि मैं इन विद्युत बलरेखाओं के अंदर बीच में यदि कोई, ये मान लीजिए मेरे पास एक कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को यदि मैं इस विद्युत बलरेखाओं के आगे रख देता हूं इस तरीके से, तो ये विद्युत बलरेखाएं क्या होंगी, इस क्षेत्रफल को पार करके जाएंगी। आपके पास ये जो क्षेत्रफल है वो फिक्स है। इस क्षेत्रफल में से कितनी बलरेखाएं जा रही हैं, आप उन विद्युत बलरेखाओं की संख्याओं को काउंट कर लीजिए। जितनी बलरेखाएं इस क्षेत्रफल में से, इस पृष्ठ में से, ये जो पृष्ठ आपको दिया गया है, ये जो विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है, उस विद्युत क्षेत्र में आप उस पृष्ठ को ले जा करके रख दें और उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बलरेखाओं की संख्या है, पर इसके साथ में एक शर्त और है। शर्त क्या है कि ये जो विद्युत बलरेखाएं हैं वो इसके पृष्ठ के ठीक लंबवत निकलनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब ये जो बलरेखाएं हैं क्या इसके पृष्ठ के लंबवत हैं? नहीं है, क्योंकि इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा तो बाहर की तरफ है, जिसकी डायरेक्शन तल के पर्टिकुलर लंबवत होती है। जैसे जैसे आप इस पृष्ठ को घुमाते जाएंगे इसके क्षेत्रफल की दिशा भी बदलती जाएगी, और ये जो बलरेखाएं हैं वो इसके लंबवत नहीं गुजर रही हैं। तो कौन सी सिचुएशन में इसके लंबवत गुजर रही हैं? इस सिचुएशन में इसके लंबवत गुजर रही हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि आप कोई पृष्ठ रखते हो तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो बलरेखाएं हैं उसको अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उन बलरेखाओं की संख्याओं को अपन काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उन बलरेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए अब अपन इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ये सबसे अहम टॉपिक है तो इसकी परिभाषा भी अपने को तैयार होनी चाहिए। क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इस विद्युत फ्लक्स का जो संकेत है उसे अपन फाई कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस संकेत का क्या नाम होता है, फाई होता है। फाई के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ मात्रक की। तो आप मुझे बताएं कि मात्रक क्या होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर विद्युत बलरेखाओं की जो संख्या है, विद्युत बलरेखाओं की संख्याओं का क्या मात्रक होगा? नहीं, विद्युत फ्लक्स का एक अहम मात्रक है। अब अपन उसको समझना चाहते हैं। चलिए भैया, आपने कह दिया कि ये जो विद्युत बलरेखाओं की संख्या है वही विद्युत फ्लक्स है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो विद्युत फ्लक्स है जिसको आप फाई से दर्शा रहे हो, ये किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है? कौन कौन से कारक हैं जो इस क्षेत्रफल को, इस बलरेखाओं की संख्याओं को प्रभावित करता है? सबसे पहले आपने ये जो क्षेत्रफल था, ये जो पृष्ठ था, वो आपने फिक्स ले रखा है, ठीक है। अब मैं क्या बदल दूं? ये जो नीचे आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि मैं बदल दूं यानी बढ़ा दूं, तो बढ़ाने से क्या होगा, आप जानते हैं कि इन बलरेखाओं का घनत्व बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे, ई की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वो जो फिक्स क्षेत्रफल आपके पास था उसमें से गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी एक बात आपको समझ में आ रही है कि उस पृष्ठ से गुजरने वाली बलरेखाओं की जो संख्या, जिसे अपन विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं, वो सीधी सीधी निर्भर करती है किसके ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी बलरेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा, और उस निश्चित क्षेत्रफल से उतनी ही बलरेखाएं ज्यादा निकल पाएंगी। चलिए दूसरी बात करते हैं। आपने ई की वैल्यू को फिक्स कर दिया कि ठीक है साहब, इस ई की वैल्यू को मैं नहीं बदल सकता,
और कोई कारक है क्या जो उन बल रेखाओं की संख्याओं को प्रभावित कर सकता है? ई का तो पढ़ लिया आपने, ई की वैल्यू को फिक्स भी कर दिया। क्या इस ई के अलावा और कोई कारक है क्या जो विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को उस पृष्ठ से निकलने को प्रभावित कर रहा है? देखते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल आपने ले लिया, मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर है, और अब आप इसकी जगह कोई एक दूसरा पृष्ठ रखते हो जिसका क्षेत्रफल बहुत थोड़ा है, तो छोटे क्षेत्रफल के कारण उसमें से गुजरने वाली बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। यदि एक केस में लेता हूं कि मैंने मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल ले रखा है, और दूसरा केस लेता हूं मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रखा है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे इस क्षेत्रफल की वैल्यू, इसको मैं S कह देता हूं, इसके एरिया को S कह देता हूं, तो जैसे जैसे इस क्षेत्रफल का मान बढ़ता जाएगा उस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो दूसरा कारक आप ये कह सकते हो कि सर उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है वो उसके एरिया के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी उस क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा तो उसमें से बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी। चलिए, ये दो बातें जो हैं वो तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा एक तीसरा कारक और है जिसको समझना थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि मान लीजिए ये जो आपको पेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पेन है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और आप लोगों ने इसके सामने ये जो पृष्ठ रखा हुआ है वो बिल्कुल पर्टिकुलर लंबवत रख दिया। तो लंबवत रख दिया तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? आप जानते हैं कि तल के लंबवत बाहर होती है। तो इस सिचुएशन में दोनों की डायरेक्शन क्या है? समान है। यानी कि यदि मैं धीरे धीरे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा को बदलता जाऊं तो क्या बल रेखाओं की संख्या भी इसमें से गुजरने वाली बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। जब ये कंप्लीटली कागज के तल के संगत हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तब तो इस क्षेत्रफल में से एक भी बल रेखा नहीं निकलेगी। यानी कि ये जो पृष्ठ आपका क्षेत्रफल ले रखा है उस क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी ई तथा एस के बीच की जो दिशा है उनके बीच बनने वाले कोण के ऊपर भी निर्भर करता है। तो तीसरा जो फैक्टर होगा वो कौन फाई को कैसे प्रभावित करेगा? ई तथा एस के बीच में मध्य बनने वाला कोण भी इसको प्रभावित करता है। अब चलिए इस बात को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी। जब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा जो कि आप देख रहे हैं किस तरफ है, इसके पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ है, और ई की दिशा दोनों संगत हैं, समान है, तब तो इसमें से अधिकतम बल रेखाएं गुजर रही हैं। और जैसे जैसे इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ होती जाएगी, जैसे जैसे ई के बीच में और इसके क्षेत्रफल के बीच में एंगल 90 डिग्री की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी और 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि त्रिकोणमिति में ऐसा कौन सा अनुपात है कि जिसमें थीटा का मान 0 होने पर तो सबसे अधिक वैल्यू आए और थीटा का मान 90 होने पर सबसे कम वैल्यू आए? तो उसके लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे फैक्टर आता है कॉस थीटा। तो कहने का मतलब फाई जो है वो आपका तीसरा संबंध हो गया, वो किस पे हो गया? कॉस थीटा पे हो गया। तो अब यदि मैं इन तीनों को एक साथ रिलेट करूं, तीनों टॉपिकों को, ई को, एस को और कॉस थीटा को, देन आपके पास फाइनली जो वैल्यू आती है वो आती है फाई इज इक्वल्स टू ई के ऊपर निर्भर करेगा, एस के ऊपर निर्भर करेगा और कॉस थीटा के ऊपर निर्भर करेगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू अपन 1 ले सकते हैं। तो ये जो फाई है, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को कौन कौन प्रभावित करता है? ई प्रभावित करता है, एस प्रभावित करता है। कॉस थीटा तो एक मात्रकहीन राशि है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो चलिए अपन ई के और एस के मात्रक की बात कर लेते हैं। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एस का मात्रक होता है, क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं राशि की। ये किस प्रकृति की राशि है? आप जानते हैं कि कोस थीटा का घटक जब हटाया जाएगा तो ई एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और कोस थीटा हटाने पर उनके बीच में डॉट लग जाएगा, और डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब आप इसका विमा निकाल लीजिए। विमा हो जाएगा, न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2। कूलाम की विमा आपने पहले पढ़ी है, AT
और मीटर स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी L2। चलिए इन सबको एक साथ कंक्लूड कर लीजिए। तो M1 हो गया, L की पावर 1 एंड 3, जब 1 एंड 2 जुड़ेगी तो L की पावर 3 हो गई। T की पावर -2 तो ऑलरेडी है, और ये नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो एक माइनस में और हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और A की पावर आपके पास -1 आ जाएगी। तो ये आपके पास इसकी विमा आ जाती है। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले यहाँ पे पढ़ ली है। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर उस पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती, और तीसरा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल S वेक्टर के बीच के कोण के ऊपर। और इन कोण का कौन सा घटक, कोस थीटा का घटक। और कोस थीटा को जब आप यहाँ से हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा, यानी विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, इसकी विमा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली है। ये टॉपिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब अपन इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं। तो चलिए इसको नोट्स के रूप में अपन कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा आप लोग पहले लिख चुके हैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक कोई विद्युत क्षेत्र की दिशा है E वेक्टर। ये पृष्ठ जो मैंने रखा हुआ है वो थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, और इसके क्षेत्रफल की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत होगी। तो ds वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको ले रखा आपने थीटा। तो आप कहेंगे ds वेक्टर क्या है, ds वेक्टर इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को लिया गया है। ये क्षेत्रफल छोटा सा टुकड़ा है किसी पृष्ठ का, तो अल्प क्षेत्रफल को ds के द्वारा दर्शाया गया है। और आप जानते हैं कि जब क्षेत्रफल अल्प है तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। तो यदि आप क्षेत्रफल को ds लिख रहे हो तो विद्युत फ्लक्स है उसको भी आप d फाई के द्वारा लिखोगे। तो d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तीसरा घटक आपने पढ़ा था कोस थीटा का होता है, तो डॉट जब आप हटाओगे यहाँ से तो ये हो जाएगा d फाई इज इक्वल्स टू EDS कोस थीटा। यदि आप पूरे पृष्ठ के लिए लेना चाहते हो, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि यदि अल्प क्षेत्रफल के लिए आपके पास वैल्यू आ रही है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, तो अपन क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डी फाई का समाकलन किया तो फाई आ जाता है, EDS कोस थीटा के साथ में अपन समाकलन का निशान लगा देंगे। ये समाकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे S लिख देते हैं, S फॉर सरफेस। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, मात्रक और विमा अपन इसकी पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अभी अपन ने जो पॉइंट लिखे थे कि कौन कौन से बातों के ऊपर विद्युत फ्लक्स है वो निर्भर करता है, तो वो बातें भी मैंने यहाँ पे लिखी है। विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और E तथा DS के बीच के कोण के ऊपर निर्भर करता है। और कोण का कौन सा घटक होता है, कॉस थीटा के घटक के ऊपर निर्भर करता है। अब E की वैल्यू आप फिक्स कर दीजिए, ds की वैल्यू फिक्स कर दीजिए, केवल थीटा को बदल करके देखिए। तो थीटा की वैल्यू जब आप बदलेंगे तो कोस थीटा बदलेगा, और कोस थीटा बदलेगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो अब अपन अपना अगला स्पेशल स्थितियां देखते हैं, विशेष स्थितियां देखते हैं कि E और ds दोनों एक ही दिशा में हैं, समांतर हैं, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो जैसे आप यहाँ पे cos थीटा का मान 1 रखेंगे तो ये EDS cos थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ध्यान दें यहाँ पे फ्लक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, E और DS, यानी जिस तरफ DS की दिशा उसी दिशा में E की दिशा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तभी तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो इसलिए इसे कहते हैं निर्गत फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स है, विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर निकल रही हैं। यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो लंबवत होने की स्थिति में क्षेत्रफल की दिशा और E की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं, तो cos 90 का मान 0 होता है। उस स्थिति में उस पृष्ठ में से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, तो इसे अपन ने d फाई बराबर 0 लिख दिया, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। नेक्स्ट है E तथा DS के बीच का कोण यदि 180 डिग्री ले लिया जाए। 180 डिग्री का मतलब है कि मान लीजिए आपने ये जो पृष्ठ ले रखा है, इसके क्षेत्रफल की दिशा तो आपने ds वेक्टर तो इस तरफ ले रखा है, और विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो आपकी इस तरफ गुजर रही हैं। तो इस परिस्थिति में दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 की स्थिति में यदि आप यहाँ पे cos 180 का मान लिखेंगे तो cos 180 का मान होता है -1। तो जैसे आप -1 लिखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यदि आपने इसके क्षेत्रफल को इस तरफ लिया है और विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर की तरफ एंटर हो रही हैं,
क्षेत्रफल की दिशा को देख करके आपको विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशाएं लेनी है। यदि क्षेत्रफल की दिशा और बल रेखाओं की दिशा एक साथ हैं तो आप उसे बाहर निकलना कहेंगे, और यदि क्षेत्रफल की दिशा के विद्युत बल रेखाओं की दिशाएं विपरीत हैं उसी पृष्ठ के ऊपर तो आप उसे प्रवेश करना कहेंगे। तो इसे अपन कहते हैं प्रवेशित विद्युत फ्लक्स। क्लियर है? तो इन टॉपिकों को देख करके अब अपन इसके एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.1 है, ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है ई वेक्टर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक है। आपने इससे पहले मात्रक पढ़ा था, इसका मात्रक पढ़ा था आपने न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, तो ये इसका दूसरा मात्रक भी है। ये अपन जब चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे विभव में तब अपने को ये मात्रक है वो दोबारा क्लियर करेंगे। क्षेत्रफल है वो दे रखा है 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर के अंदर। सवाल कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मान याद कीजिए। तो अभी आप लोगों ने फ्लक्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक पढ़ा है φ = E वेक्टर डॉट S वेक्टर, और दूसरा पढ़ा है कि जब आप डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लग जाएगा। तो इन दिस केस थीटा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि φ = E वेक्टर डॉट S वेक्टर। चलिए ई वेक्टर की वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, डॉट लगा करके यहाँ लिखेंगे अपन 5 × 10⁻³ जे कैप। डॉट प्रोडक्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1, जेड डॉट जे कैप डॉट जे कैप 1 और के कैप डॉट के कैप 1 होता है। तो पहले जब आप यहाँ पे आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और उसके बाद में जब आप जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि ये दोनों जो वैल्यू हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 300 × 5 × 10⁻³ और जे कैप डॉट जे कैप क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी यूनिट लगा दें, यूनिट में क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे लिखा है वोल्ट अपॉन मीटर और इनटू में एरिया की यूनिट ले रखी है आपने मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। ये मीटर इसके इस मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू को करते हैं 5 × 3 1500 × 10⁻³ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1.5 वोल्ट मीटर कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पहला और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने इस टॉपिक से रिगार्डिंग, इस सवाल को आप करने का प्रयास करें कि ई है वो 20 न्यूटन प्रति कूलाम है, उस विद्युत क्षेत्र में एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है वो रखी गई है। किस प्रकार से रखी गई है कि फ्रेम का अभिलंब, ध्यान दें यहां से ही आपका टॉपिक है उसका टर्निंग पॉइंट होगा कि फ्रेम का अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में इस विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो अपने एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं उनको अपन अपनी नोटबुक के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।